देखो, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। सबसे पहले इतना समझो कि हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज की शुरुआत एक्चुअली हुई कैसे है। ठीक है, क्या सबसे पहले से ही हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होता था कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन काफ़ी बाद में शुरू हुआ? पहले जो सिलेक्टेड अधिकारी होते थे उनको प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता था, कैसे दिया जाता था, ये सब चीज़ें अपन इस कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का विषय है क्या बेटा? एक्चुअली संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ का अर्थ क्या हो गया कि जैसे भारत को डिफाइन किया गया है, भारत राज्यों का एक संघ है, मतलब बहुत सारे राज्य मिले हैं और उन्होंने स्थापित किया है किसे? भारत को। ठीक है, इंटीग्रेशन है भारत राज्यों का। तो संघ की सेवाएं मतलब ऐसी सेवाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, और राज्यों के अधीन सेवाएं ऐसी सेवाएं जो राज्य सरकार के अधीन है। अपन काहे की तैयारी कर रहे हैं? राज्यों के अधीन सेवाओं की। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो संघ के अधीन सेवाएं। ठीक है, तो भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में उनकी प्रशासनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु हुई थी। भाई, अंग्रेजी सरकार जब कहना चाहिए नियुक्तियां देती थी लोक सेवाओं में जनता के लिए, तो उस समय भारत तो था नहीं। ठीक है, भारत भी किसके अधीन था? अंग्रेज़ों के अधीन। ठीक है, तो उनकी जो सेवाएं थी वो ब्रिटिश शासन काल में उनकी प्रशासनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुई थी। किसकी प्रशासनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो रही थी? अंग्रेज़ों की। प्रारंभिक समय में चयन हेलबेरी कॉलेज की चयन समिति और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था। हेलबेरी कॉलेज था लंदन में, तो हेलबेरी कॉलेज की जो चयन समिति थी वो लोक सेवकों का चयन करती थी, और उनको मतलब हेलबेरी कॉलेज के जो डायरेक्टर्स थे वही चयन करते थे और वहीं पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता था। तो कहाँ पर है बेटा ये हेलबेरी कॉलेज? लंदन में। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वही चयन करते थे किसका? लोक सेवकों का। ठीक है, अब प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं? तो अगर अपन बात करें वर्ष 1854 की, तो 1854 में क्या हुआ था? मैकॉले की अध्यक्षता में समिति बनी थी। हमारी पूरी की पूरी जो शिक्षण प्रणाली है ये किसकी देन है? लॉर्ड मैकॉले की। ठीक है, तो मैकॉले समिति बनी थी कब? वर्ष 1854 में। इस समिति ने सुझाव दिया था कि लोक सेवाओं में जो नियुक्तियां हो रही हैं वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जानी चाहिए। ठीक है, क्या इन्होंने सुझाव दिया था कि जो नियुक्ति हो रही है, नियुक्ति किसके आधार पर होना चाहिए? प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। ठीक है, इसके पहले अभी जस्ट आपने देखा कि हेलबेरी कॉलेज था कहाँ का? लंदन का। हेलबेरी कॉलेज की जो चयन समिति थी, ठीक है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से वो नियुक्त करते थे, उसमें कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती थी। ये मैकॉले ही है जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि इतने बड़े पद पर अगर आप किसी अधिकारी को नियुक्त कर रहे हो तो उसका चयन किसके आधार पर होना चाहिए? प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। फिर 1855 में पहली बार प्रथम प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हुई। तो पहली सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है वो कब आयोजित हुई बेटा? 1855 में। कौन सी तारीख को हुई? तो 16 जुलाई वर्ष 1855 को ये परीक्षा आयोजित हुई। कहाँ पर हुई थी बेटा? तो ये परीक्षा आयोजित हुई थी कहाँ? लंदन में। आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? 18 से 23 वर्ष। मतलब कम से कम व्यक्ति को 18 वर्ष का होना चाहिए और मैक्सिमम आयु कितनी है? 23 वर्ष। अभी भी आज की तारीख की यदि बात करें तो यूपीएससी में मिनिमम एज कितनी है? 21 और मैक्सिमम 33। जनरल कैटेगरी बॉयज़ में 33 है। ठीक है, लेकिन उस समय आप देखो 18 साल से 23 साल का जो व्यक्ति था वो परीक्षा दे सकता था। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए थी? 18। मैक्सिमम? अब तुम इतने से अनुमान लगाओ कि आज के टाइम पर हम 21वीं सदी में हैं, जहाँ पर कनेक्टिविटी के कितने सारे साधन हैं।
लेकिन प्रवृत्ति होती है मानव की कि वो अपने साधनों का यूज से ज़्यादा मिसयूज करता है। ठीक है, आज इस 21वीं सदी में 18 वर्ष के बालक बालिका को पता नहीं होता कि हमको भविष्य में करना क्या है, और ये हम बात कर रहे हैं कब की, 19वीं सदी। ठीक है, 19वीं सदी में ना तो एजुकेशन का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार था ना कुछ। ठीक है, 18 वर्ष में हमारे बालक बालिकाएं विवाह होके मम्मी पापा बन रहे थे। ये क्या तैयारी करेंगे, क्या परीक्षा देंगे। ठीक है, और जब दिमाग में आएगा कि यार हमको अधिकारी बनना, तब तक ये ओवर एज हो जाएंगे। तो जानबूझकर ऐसा सिनारियो रखा गया था कि भारतीय सिलेक्ट ना हो पाए। तो इन परीक्षाओं में सिलेक्ट कौन होगा? अंग्रेज। ठीक है, अब कुछ समय के बाद आयु सीमा में और परिवर्तन किया गया। सारे भारतीय बेकार नहीं थे, कुछ ऐसे भारतीय भी थे जिनके माता पिता अंग्रेज़ों के यहाँ सेवाएं करते थे। उनको मालूम था कि हमें बालक बालिकाओं को कैसे पालना पोसना, तो वो बच्चे निकलने लगे थे यूपीएससी मतलब ऐसी परीक्षाओं में। अब भारतीय सिलेक्ट ना हो इसलिए समय समय में परिवर्तन किया गया। 1860 की बात करें तो 1860 में अधिकतम आयु घटाकर कितनी कर दी? 23 वर्ष, 22 वर्ष। पहले कितनी थी? 23 वर्ष। मैक्सिमम आयु फिर 23 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 22 वर्ष। 1865 की यदि बात करें तो 1865 में अधिकतम आयु घटाकर कितनी कर दी? 21 वर्ष। बताओ, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 21। क्यों कर रहे थे? क्योंकि भारतीय उन परिस्थितियों में भी सिलेक्ट हो रहे थे परीक्षाओं। 1866 की बात करें तो न्यूनतम आयु घटाकर 17 वर्ष कर दी। पहले 18 से 23 थी, फिर 18 से 22 हुई, फिर 18 से 21 हुई, अब 17 से 21 हो गई। ठीक है, परंतु इस पूरी की पूरी अंग्रेजों की रणनीति का विरोध करना शुरू कर दिया किसने? सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया, और बहुत ही कड़ा आंदोलन उस समय हुआ था। किसके नेतृत्व में चला था ये आंदोलन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, अब 1886 में क्या हुआ? जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी का आंदोलन बहुत ही बड़े लेवल पर पहुंचा तो 1886 में अंग्रेज़ों ने एक आयोग बनाया। एक एक्सपर्ट थे जिनका नाम था क्या? एचिसन। एचिसन आयोग गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? सर चार्ल्स एचिसन। इन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ ना हो। ठीक है, क्योंकि परीक्षा देने के लिए कहाँ जाना था? लंदन, क्योंकि पहले परीक्षा सिर्फ लंदन में ही आयोजित होती थी। अब हमारे यहाँ देखो बहुत सारा अंधविश्वास चलता, मानते हो इस समाज को, साथ में तुम लोग समाज शास्त्र भी पढ़ रहे हो, नीति शास्त्र भी पढ़ रहे हो। अंधविश्वासी है समाज हमारा कि नहीं है? एक अंधविश्वासी समाज और एक प्रैक्टिकल या साइंस पर आधारित समाज में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब अंधविश्वास क्या था भारतीयों का उस समय? कि आप समुद्र यात्रा नहीं करोगे, आपने 7 समुद्र पार किए और आपका देहांत निश्चित है। ठीक है, ये हमारे यहाँ चलता था। सोसाइटी ने इसको मान्य सिद्धांत को मान्यता दे रखी थी। और परीक्षा कहाँ हो रही थी? लंदन में। तो लंदन जाने के लिए आप हवाई जहाज़ से तो जाओगे नहीं, कैसे जाओगे? पानी के जहाज़ से। तो आप समुद्र तो पार करोगे, समुद्र तो परीक्षा दे नहीं पाओगे। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसमें ये मांग की गई कि परीक्षा एक साथ आयोजित हो। कहाँ कहाँ हो? लंदन में और भारत में किसी एक स्थान पर परीक्षा आयोजित की जाए। लेकिन एचिसन आयोग ने मना कर दिया कि साथ में परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अधिकतम आयु का सुझाव दिया कि अधिकतम आयु फिर से कितनी कर दी जाए? 23 वर्ष। परिणाम क्या हुआ? 1892 में जो आयु थी वो पुनः कितनी कर दी गई? 18 वर्ष से 23 वर्ष। ये क्रम याद रखना है आपको। शुरुआत में भी कितनी थी? 18 से 23। 1860 में अधिकतम आयु घटाकर कितनी कर दी? 22। 1865 में 21।
1866 में जो मिनिमम आयु थी वो 17 वर्ष कर दी। फिर आंदोलन शुरू कर दिया किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है। फिर 1886 में कौन सा आयोग बना? एचिसन आयोग। इसने किसके लिए मना कर दिया कि साथ में परीक्षा इंग्लैंड में और भारत में आयोजित नहीं होगी। ठीक है। बस आयु के लिए इन्होंने फिर से कह दिया कि आयु जो है वो रिस्टोर कर दी जाए कितने पर? 18 से 23 वर्ष पर। फिर अब अपन देखते हैं 1906 में क्या हुआ। 1906 में संघर्ष के बाद आयु सीमा 22 से 24 वर्ष कर दी गई। मतलब मिनिमम आयु कितनी कर दी? 22। मैक्सिमम आयु कितनी कर दी? 24। फिर 1912 में इस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ। ये दोनों चीज़ें याद रखोगे आप। एचिसन आयोग कब बना था? 1886 में। और 1912 में जब भारत की राजधानी परिवर्तित हुई थी, कोलकाता से ट्रांसफ़र हुई थी कहाँ? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, उसी समय बना था कौन सा? इस्लिंगटन आयोग। और इस्लिंगटन आयोग ने क्या सुझाव दिया कि प्रतियोगी परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ हो सकती है। ठीक है। तो इसके लिए मना किया था किसने? एचिसन आयोग ने। लेकिन इस्लिंगटन आयोग ने इस चीज़ की अनुमति दे दी थी। फिर 1919 में कौन सा कानून आया? भारत शासन अधिनियम 1919। उसे ही कहा जाता है क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें कहा गया कि परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ हो और उच्च पदों में 1/3 पद भारतीयों के लिए नियुक्त की जाए। मतलब भारतीय जो है, जो जितने भी बड़े बड़े गैजेटेड पद होते हैं, उन गैजेटेड पदों में से 1/3 पद किसके लिए रखे जाएं? भारतीयों के लिए रखे जाएं। ठीक है। पहले क्या था? सूबेदार का जो स्तर था ना, सूबेदार स्तर से ऊपर के स्तर पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। ठीक है। लेकिन अब सूबेदार के ऊपर के जितने भी पद हैं, उन सभी पदों में 1/3 पद किसके लिए आरक्षित हो? भारतीयों के लिए। ठीक है। ये बात कह दी किसमें? 1919 के अधिनियम में। और परीक्षा एक साथ आयोजित होगी कहाँ पर? भारत में और इंग्लैंड में। ये कानून बनकर आ गया। ठीक है। अब 1922 में क्या हुआ? 1922 में पहली बार परीक्षा लंदन और इलाहाबाद दोनों जगह आयोजित हुई। ठीक है। इंग्लैंड में सेंटर था इसका कहाँ? लंदन। और भारत में इसका सेंटर था कहाँ? इलाहाबाद। तो परीक्षा एक साथ आयोजित हुई। किस वर्ष? 1922 में। फिर 1919 के बाद जितनी भी ये सेवाएं थी, इन सभी सेवाओं का वर्गीकरण कर दिया गया। ये जितनी भी सेवाएं थी, इन सेवाओं का क्या किया गया? वर्गीकरण कर दिया गया। इनकी 3 कैटेगरीज बनाई गई। सबसे पहले आ गई कौन सी? केंद्रीय सेवाएं। उसके बाद आ गई अखिल भारतीय सेवाएं। और तीसरी कैटेगरी पर आ गई क्या? प्रांतीय सेवा। केंद्रीय सेवाओं की बात करें तो केंद्रीय सेवा किसके अधीन होती थी? गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक है। नियुक्ति भी कौन करता था? गवर्नर जनरल। और व्यक्ति जीवन भर काम भी किसके अधीन करता था? गवर्नर जनरल। दूसरी कैटेगरी हो गई किसकी? अखिल भारतीय सेवाओं की। इन अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति तो गवर्नर जनरल के द्वारा होती थी, लेकिन व्यक्ति प्रांतों के अधीन काम करता था। और फिर प्रांतीय सेवाएं, इसमें नियुक्त कौन करता था? प्रांतीय सरकार ही इनको नियुक्त करती थी। फिर है क्या? ली आयोग बना। ली आयोग का बना वर्ष 1924 में। और ली आयोग ने क्या कहा? इसने सुझाव दिया कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाना चाहिए। इसको आज हम बोलते हैं यूपीएससी। वो यूपीएससी के लिए सजेशन किसने दिया था बेटा? ली आयोग ने। एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाना चाहिए। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, जो इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाता था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर रोज बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर आया क्या? भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935। ठीक है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा देशी स्रोत है, इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस आयोग का नाम बदला गया और नाम बदलकर क्या कर दिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये लिखा ना फेडरल पीएससी, ठीक है। तो ये वाला शब्द जो पहले क्या था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, वो हो गया अब क्या, संघीय लोक सेवा आयोग। कौन से कानून से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अब 1950 में जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ तब इसका नाम बदला गया और संघीय लोक सेवा आयोग से ये हो गया संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी। फिर से एक बार अपन लोग चेक कर लेते हैं। ली आयोग बना किस वर्ष, 1924 में। तो ली आयोग के सुझाव पर ही गठन हुआ किसका, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। एक्चुअली इसका गठन कब हुआ है, वर्ष 1926 में, लेकिन सुझाव 1924 में दे चुका था कौन, ली कमीशन। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सर रोज बारकर, ठीक है। फिर आया क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। 1950 में संविधान लागू हुआ तो संघीय लोक सेवा आयोग से परिवर्तित होकर ये क्या बन गया, संघ लोक सेवा आयोग, अर्थात फेडरल पीएससी से कन्वर्ट होकर ये बन गया यूपीएससी। इसी उपलक्ष्य पर सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को, ठीक है। याद रखोगे कब मनाया जाता है ये, प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को। कौन सा दिवस है, सिविल सेवा दिवस। क्लियर हुआ बेटा इतना। ये पूरा जितना भी अपन ने पढ़ा है ये हमने एक टेबल में यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इस टेबल को आप लोग अच्छे से याद करोगे। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हमको बहुत ज़रूरी है सन याद रखना, कौन से सन में कौन सा घटनाक्रम हुआ था, उसी पर आधारित प्रश्न यहाँ पर बनते हैं जो कल के टेस्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब लोक सेवाओं के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स की लोक सेवाएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी होती है लोक सेवाओं की, कौन सी बेटा, अखिल भारतीय सेवा। अब ये अखिल भारतीय सेवा या ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है, तो ऐसी सेवाएं जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी करता है, लेकिन अधिकारी राज्यों में कार्यरत रहते हैं। तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के द्वारा, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति जीवन पर्यंत किसके अधीन काम करते हैं, राज्यों के अधीन, ठीक है। ऐसी सेवाओं को कहा जाता है क्या, अखिल भारतीय सेवा। अब अखिल भारतीय सेवाओं का संवैधानिक प्रावधान काय में उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 312 में अपन ने पढ़ा भी था। 312 राज्यसभा की शक्ति है, राज्यसभा चाहे तो किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किसमें है बेटा, अनुच्छेद 312 में। अब इसके लिए सरकार ने एक कानून भी बनाया है, तो वो कानून कौन सा है, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम वर्ष 1951। कौन सा कानून है बेटा, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम वर्ष 1951। वर्तमान में 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल किया गया है। वे 3 सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा, अब जितने भी ये आईएएस होते हैं ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो इस पूरी के पूरे पद का नियंत्रण करता है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है बेटा, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। इसके अधीन काम करते हैं कौन, आईएएस। दूसरी कैटेगरी होती है अखिल भारतीय सेवाओं की भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस अर्थात इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये जो आईपीएस के अधिकारी होते हैं ये किस विभाग के अधीन रहते हैं, तो ये होते हैं बेटा गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। जो पूरे आईपीएस लॉबी है वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। फिर तीसरी कैटेगरी है भारतीय वन सेवा, आईएफएस अर्थात इंडियन
फॉरेस्ट सर्विसेज, ये किसके नियंत्रण में होते हैं? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नियंत्रण में ये अधिकारी काम करते हैं। क्लियर है? तो 3 सेवाओं को ही अभी माना गया है क्या? अखिल भारतीय सेवा। ठीक है। अब यदि बात करें तो 1963 में एक प्रस्ताव के माध्यम से IFS, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के गठन करने के लिए भी राज्यसभा ने रास्ता साफ कर दिया था कि इन सेवाओं का गठन भी होना चाहिए। किस रूप में? अखिल भारतीय सेवा के रूप में। लेकिन 1966 में IFS मतलब वही इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का गठन हुआ। ठीक है। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा भी हमारे यहाँ होती है और भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं भी होती, नियुक्ति होती, लेकिन वो अखिल भारतीय सेवा के रूप में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाओं के रूप में है। उनको अभी अखिल भारतीय स्तर नहीं दिया गया है। ठीक है। अगर न्यायपालिका के संदर्भ की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय न्यायिक सेवा के गठन हेतु निर्देश भी दिए हैं। मतलब ये निर्देश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जैसे IAS होती है, IPS होती है, ऐसे ही गठित होनी चाहिए इंडियन जुडिशियल सर्विसेज, जिसकी नियुक्ति कौन कराए? UPSC। और जजेस जो हैं ये नियुक्त होकर सीधे कहाँ बैठे? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे थोड़ी बैठते सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जो सिविल जज जैसे नियुक्त होते ना, जो स्टेट PCS कराती सिविल जज का पेपर, ऐसे ही सरकार को ये प्रावधान करना चाहिए कि हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में आप परीक्षाएं कराओ। उसके लिए गठन हो किसका? इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का, जिसमें व्यक्ति सीधे चयनित होकर कहाँ बैठे? हाई कोर्ट। कोर्ट ने तो निर्देश दे दिए हैं, अब सरकार को गठन करना है या नहीं करना ये सरकार पर निर्भर करेगा। अब गठन प्रक्रिया तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा का यदि गठन करना है या सृजन करना है तो कैसे सृजन होता है? ये शक्ति किसके पास है बेटा? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास ये अधिकार है। तो राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। ठीक है, सीधी सी बात है। राज्यसभा यदि विशेष बहुमत से किसी सेवा को राष्ट्रीय सेवा घोषित कर दे तो वो अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच जाएगी। और अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचने का अर्थ क्या है? उनकी नियुक्ति होगी किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन वो अधिकारी काम करेंगे किसके अधीन? राज्य सरकार के अधीन। अब विशेषताएं क्या होती हैं बेटा अखिल भारतीय सेवाओं की? कि भर्ती और प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन जो अधिकारी चयनित हो जाते हैं वे सेवा करते हैं कहाँ पर? विभिन्न राज्य कैडरों में। हमारे यहाँ 24 राज्यों के कैडर है और 3 संयुक्त कैडर है। जैसे कैडर मतलब जैसे मध्य प्रदेश है तो तुम्हारी नियुक्ति हुई और नियुक्ति के बाद तुम्हें कैडर मिल गया मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से तुम कभी यूपी नहीं जाओगे, कभी महाराष्ट्र नहीं जाओगे, तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा अलग अलग पदों पर, लेकिन रहोगे किसके अधीन? मध्य प्रदेश सरकार के अधीन। तो मध्य प्रदेश सरकार की ही जीवन भर तुमको सेवा करनी है। तो तुम किस कैडर में आ गए? MP कैडर। ऐसे मिलता है कैडर। ठीक है। कार्य क्षेत्र जो रहता है इनका वो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा हुई है? केंद्र सरकार के द्वारा। सेवा किसकी कर रहे हैं? राज्य सरकार की। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो केंद्र के अधीन भी है और राज्य के अधीन भी है। यह संघ की एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये एक ऐसी सेवाएं हैं जो एक कनेक्टिविटी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। क्योंकि तुम उनकी नियुक्ति किसने करी है? केंद्र ने। ये अपनी नौकरी किसके अधीन कर रहे हैं? राज्य के। तो एक कनेक्टिविटी है बीच में कि नहीं है? ठीक है। तो इससे क्या होता है? हमारे जो देश का संघीय ढांचा है उसको मजबूती मिलती है इन सेवाओं के माध्यम से। वर्तमान कैडर कितने हैं?
24 कैडर हैं और 3 संयुक्त कैडर हैं। जैसे असम और मेघालय का संयुक्त कैडर होता है, ठीक है। मणिपुर और त्रिपुरा का भी संयुक्त कैडर होता है, छोटे छोटे से राज्य है ये। और फिर है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश, ये 3 हमारे यहाँ संयुक्त कैडर है। बाकी जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों के अपने अलग अलग कैडर होते हैं, इंडिविजुअल कैडर होते हैं। क्लियर है? तो अगर कैडर की बात करें तो भारत में कितने हैं? 24 राज्यों के कैडर हैं और 3 संयुक्त कैडर हैं, ठीक है। अब ये अपन ने बात कर ली थी किसकी? अखिल भारतीय सेवाओं की। अब दूसरी कैटेगरी है बेटा हमारी कौन सी? केंद्रीय या संघीय सेवाएं। इसे ही कहा जाता है क्या? सेंट्रल सर्विसेज। इसमें नियुक्ति करती है कौन? केंद्र सरकार। और व्यक्ति जीवन भर किसके अधीन काम करेगा? केंद्र सरकार के अधीन ही काम करेगा। जैसे अखिल भारतीय सेवा में नियुक्ति किसने करी? लेकिन व्यक्ति काम कहाँ कर रहा है? राज्य के। यहाँ पर नियुक्ति कर रही है कौन? केंद्र सरकार। व्यक्ति काम कर रहा है किसके अधीन? केंद्र सरकार के। तो केंद्रीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। यहाँ शब्द आया है कौन सा? पूर्णतः, ठीक है। अर्थात इनकी भर्ती, नियुक्ति और सेवा सिर्फ केंद्र सरकार के लिए ही होती है। भर्ती भी कौन करेगी? ये नियुक्ति भी करेंगे कौन? केंद्र सरकार। और ये जो अधिकारी हैं वो सेवा भी किसकी करेंगे? केंद्र सरकार की। भर्ती प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब यूपीएससी ने परीक्षा कराई, इनको सर्टिफिकेट्स कौन देते हैं नियुक्ति के? राष्ट्रपति। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब बड़े पद पर जाओगे, एसडीएम, नायब तहसीलदार, सीईओ आदि, तो आपको नियुक्ति पत्र किसके द्वारा मिलेगा? राज्यपाल के द्वारा। वैसे यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स होते हैं इनको नियुक्ति पत्र कौन देते हैं? राष्ट्रपति। अब सेवा शर्तों का विनियमन, तो संविधान का अनुच्छेद 309 इसके बारे में बताता है और संसद विधि बनाकर इसको नियंत्रित कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रावधान कौन करती है? कौन सा अनुच्छेद करता है? 312। वैसे ही केंद्रीय सेवाओं के बारे में प्रावधान कौन सा अनुच्छेद कर रहा है? 309, ठीक है। 309 में केंद्रीय सेवाओं की शक्तियां दी गई हैं। संसद विधि बनाकर इसकी एक प्रणाली का निर्माण कर सकती है कि कैसे नियुक्तियां करना है, ये निर्धारित कर सकती है कौन? संसद, ठीक है। लेकिन इनके बारे में उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 300। अब इनकी श्रेणियां कितनी होती हैं केंद्रीय सेवाओं की? तो सबसे पहले बात करें तो क्लास 1, जिसको हम प्रथम श्रेणी कहते हैं, ये उच्च अधिकारी होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी। जब ये प्रदेश में काम ना कर रहे हो, केंद्र सरकार में मंत्रालय में पदस्थ हो, सचिव स्तर पर। भाई आईएएस आईपीएस जब राज्यों के अधीन ना हो, जैसे अगर एक मंत्रालय है, एक मंत्रालय में जो सचिव का पद होता है वो किसे दिया जाता है? सीनियर लेवल के आईएएस को। ये हमारे यहाँ के क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। ये गैजेटेड ऑफिसर भी कहलाते, ठीक है। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इनकम टैक्स का जो सबसे बड़ा कमिश्नर होगा वो आईआरएस होगा अपने आप में। ये सारी सेवाएं किस में आ जाएंगी? क्लास 1 में। फिर द्वितीय श्रेणी क्लास 2। क्लास 2 में अपेक्षाकृत छोटे पद आते हैं, लेकिन इनको भी किस में रखा जाता है? गैजेटेड ऑफिसर में। उदाहरण जैसे जूनियर प्रशासनिक अधिकारी, खंडीय अधिकारी आदि। फिर तीसरी कैटेगरी होती है कार्यालय लिपिकीय, कार्य करने वाले। एसएससी जो परीक्षाएं कराती है वो इस द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की परीक्षाएं कराएगी। ये जो प्रथम श्रेणी की परीक्षा है वो कौन कराती है? यूपीएससी। लेकिन एसएससी ये तीनों वर्गों की, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये नॉन गैजेटेड पोस्ट होती है तृतीय श्रेणी की। इसमें क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर आदि आ जाते हैं। कराती है एसएससी परीक्षाएं कि नहीं? एसएससी टाइपिस्ट, एसएससी क्लर्क, एसएससी स्टेनोग्राफर,
ये किस में आ जाएंगे, आपके तृतीय श्रेणी में। फिर चतुर्थ श्रेणी में जो सहायक या दफ्तरी कार्य करने वाले लोग होते हैं, ये भी नॉन गैसेटेड होते हैं, जैसे चपरासी, फर्राश, दफ्तरी आदि। क्लियर है? तो पूरी की पूरी जो केंद्रीय सेवाएं हैं ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं? 4, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। ठीक है। जबकि अखिल भारतीय सेवाएं 3, IAS, IPS और IFS। कब? जब वे राज्य के अधीन काम कर रहे हो। लेकिन यदि वे मंत्रालय में पदस्थ हैं तो फिर उनको अखिल भारतीय नहीं माने, फिर उनको उसको किस में रखेंगे? केंद्रीय सेवा की प्रथम श्रेणी। क्लियर है अच्छे से? तीसरी कैटेगरी है जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, वो कौन सी है? राज्यों की लोक सेवा या पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट्स। राज्य लोक सेवाएं उन सेवाओं को कहते हैं जो राज्य सरकार के अधीन होती है। किसके अधीन है बेटा ये? राज्य सरकार के। सभी राज्य कर्मी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं होते। केवल उच्च व महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत अधिकारी ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य माने जाते हैं। जैसे आप देखो, हमारे यहाँ 2 प्रकार की नियुक्ति करता है। एक तो हो गई MPPSC जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हो, और एक हो गया व्यापम। तो व्यापम से जितने भी जूनियर स्तर के कर्मचारी हैं उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन वो गैजेटेड नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वो नॉर्मल तीसरी श्रेणी में आएंगे। लेकिन आप जब सिलेक्ट होकर पद पर पहुंचोगे, MPPSC से यदि सिलेक्ट हुए हो तो कोई भी पद है वो गैजेटेड पद माना जाएगा। क्लास 2 में रहोगे लेकिन पद कैसा रहेगा? गैजेटेड। ठीक है। अब इनका संबंध की बात करें तो राज्य सरकार के अधीन ये सेवाएं होती हैं, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। सदस्य केवल उच्च प्रशासनिक व महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते, जैसे IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जैसे आज के टाइम पर कोई DSP बना, आपकी उम्र जैसे 22-23 साल है, इस उम्र में आप DSP बन गए, बहुत आसानी से बन सकते। ठीक है। तो जब आप हमारी उम्र के होगे, मतलब ऐसे 34-35 के आसपास के होगे, तब आप जॉइंट SP हो जाओगे। ठीक है। अब तुम 35 की एज में अगर जॉइंट SP हो तो धीरे धीरे पता चला कि 45 की एज पर तो तुम SP हो गए। अभी भी नौकरी तुम्हारी 15-17 साल की बची है। ठीक है। तो तुम बहुत आसानी से इस लेवल पर चले जाओगे। कौन सा लेवल है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, राज्य सचिव, सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट। सब जैसे हमारी विधानसभा है, इसके अधीन भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर आप चले गए। ठीक है। तो ये सारी सेवाएं आ जाएंगी किसके अधीन? राज्य सेवाओं के अधीन। IPS कैडर हो गया। ठीक है। तुमने UPSC क्वालिफाई किया तो तुम हो गए IPS, तो सीधे बन गए क्या? SP। लेकिन अगर तुमने स्टेट PCS को क्रैक किया है तो तुम्हें मिला है क्या? DSP। अब DSP से SP बनने में तुम्हें 10 से 12 साल का समय लगेगा। ठीक है। जबकि UPSC क्रैक करके आए तो डायरेक्ट क्या बनोगे? SP। लेकिन ये बड़े बड़े पद होते हैं एक राज्य के अधीन, और यहीं तक बस पहुंच पाता है राज्य सेवाओं से सिलेक्ट हुआ कैंडिडेट। जबकि जो संघ लोक सेवा आयोग से सिलेक्ट हुआ है वो कहाँ पहुंच जाता है? केंद्र सरकार के मंत्रालयों में। लेकिन जो राज्य सेवाओं से सिलेक्ट हुआ है, मतलब स्टेट PCS से सिलेक्ट हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं पदों तक पहुंच सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर है? अब नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की जाती है। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल। परीक्षाएं तो आयोजित कराता है कौन? राज्य लोक सेवा आयोग। लेकिन वो सब किसके द्वारा करवाया जाता है? राज्यपाल। अब इसका नियमन कैसे होता है? तो नियुक्ति एवं सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि से निर्धारित होती। मतलब तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी, तुम किस क्वार्टर में रह रहे हो, तुम्हें गाड़ी बंगला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा,
इन तमाम सारी चीज़ों के लिए प्रक्रिया कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल, मतलब हमारे यहाँ की विधानसभा। और इसके लिए प्रावधान कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद 309 में ही इन सेवाओं के बारे में वर्णन किया गया है। केंद्रीय सेवाओं का वर्णन भी किस में मिलता है? 309 में। और राज्यों की लोक सेवाओं का वर्णन भी किस में मिलता है? 309 में। क्लियर है? तो ये कौन सी सेवाएं हो गई बेटा? राज्यों के अधीन सेवाएं। फिर लोक सेवकों की पदावधि, इसके विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक सिद्धांत चलता है बेटा, जिसको कहा जाता है क्या? प्रसाद का सिद्धांत। प्रसाद का सिद्धांत क्या होता है? जैसे अभी आप लोग संविधान पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपने कई बार पढ़ा है अलग अलग पदों पर कि भैया ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो सारी सिविल सेवाओं में बेटा प्रसाद का सिद्धांत लगता है। इसका अर्थ ये होता है कि यूपीएससी से चुना गया व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। अर्थात अगर उसे पद से हटाना है तो राष्ट्रपति बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे उसे पद से हटा सकते हैं और इस पर कोई केस नहीं होता, क्योंकि ये केंद्रीय सेवाओं के जितने भी पद हैं ये सारे के सारे पद किसके अधीन हैं? राष्ट्रपति के। राजकीय सेवाओं में जितने भी पद हैं ये सब किसके अधीन है? राज्यपाल। ठीक है। एक्चुअली प्रसाद का जो सिद्धांत है इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जितनी भी सेंट्रल लेवल की अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये सब वहाँ के महाराजा के अधीन, महाराजा के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। और महाराजा किसी भी लोक सेवक को बिना किसी पूर्व अनुमति के हटा सकता है। कौन? ब्रिटेन का महाराजा। और ब्रिटेन से ही हमारा संविधान प्रेरित है, तो हमारे यहाँ भी प्रसाद का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन हमारे यहाँ केंद्रीय सेवाएं किसके अधीन है? राष्ट्रपति के। राज्यों की सेवाएं किसके अधीन है? राज्यपाल के। और केंद्रीय सेवा और राज्यों की सेवाओं के जो कर्मचारी हैं उनको हटा सकते हैं कौन? राष्ट्रपति और राज्यपाल, क्योंकि ये सभी अधिकारी उन्हीं के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। बस इसे ही कहा जाता है क्या? प्रसाद का सिद्धांत। ठीक है। तो इसकी अवधारणा की यदि बात करें तो इंग्लैंड का जो नियम है वो क्या कहता है कि लोक सेवक सम्राट के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इंग्लैंड का जो सम्राट है उसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। सम्राट किसी भी समय बिना कारण बताए उन्हें पद से हटा सकता है। यदि संविदा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर होते ना कि संविदा हो गया कि हम 3 साल तो काम करेंगे ही करेंगे, तो यदि संविदा भी हो तो भी सम्राट उससे बंधा नहीं होता। ठीक है। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर या प्रसाद का सिद्धांत। ठीक है। जब तक ज़रूरत है तब तक तुम्हें तुमसे काम लिया, अब ज़रूरत नहीं है तो तुम्हें हटा दिया। ठीक है। क्योंकि इसी आधार पर भारत का संविधान भी बना है, तो भारत में भी इस सिद्धांत को अपनाया है। अब भारतीय संविधान में क्या स्थिति है? तो बेटा इसका वर्णन है अनुच्छेद 310 में। इंग्लैंड की परंपरा को ही भारत में अपनाया गया है। इसका प्रावधान क्या है कि संघ की रक्षा सेवा, मतलब डिफेंस सर्विसेज, अर्थात मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, इनको किस में गिनेंगे अपन? डिफेंस सर्विसेज में। संघ की सिविल सर्विसेज, यूपीएससी से जितने भी चयन हो रहे हैं, एसएससी से जितने भी चयन हो रहे हैं, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, अब तुम लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है। फिर संघ के अधीन अन्य सिविल पद, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, क्योंकि इनको नियुक्ति पत्र कौन देते हैं? राष्ट्रपति। राज्य की सिविल सेवा व राज्य के अधीन पद ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है। अब तो समझ में आ गया, केंद्र की सेवा राष्ट्रपति के अधीन, राज्यों की सेवा राज्यपाल के अधीन। परंतु ये जो सेवाएं हैं, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि भैया ब्रिटेन में तो हटा सकता है कौन?
ब्रिटेन का सम्राट कभी भी, भले कर्मचारी संविदा पर ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ का राजा इससे बंधा नहीं होता। कहाँ का? ब्रिटेन का, तो कभी भी हटा सकता है। भारत में भी यही सिद्धांत है कि केंद्रीय कर्मचारियों को कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति, राज्यों के कर्मचारियों को राज्यपाल। लेकिन ब्रिटेन और भारत में प्रसाद के सिद्धांत में दो अंतर है। क्या क्या अंतर है तो इसको समझना। इसी को बोला जाता है भारतीय संविधान में अपवाद। अनुच्छेद 311 क्या कहता है? अनुच्छेद 311 कहता है कि किसी भी सिविल सेवक को हटाने, पदच्युत करने या पदावनत करने के लिए न्यायोचित प्रक्रिया अनिवार्य है। ठीक है, पद से हटाना मतलब टोटल पद को खत्म करना, पदच्युत करना पद से अलग कर देना, पदावनत करना मतलब डिमोशन करना, जिस पद पर है उसके नीचे के पद पर उसको भेज देना। ये सब कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? न्यायोचित। ऐसा नहीं कि कोई गलती भी नहीं है सामने वाले की तो भी उसके साथ नाइंसाफी हो रही, ऐसा नहीं कर सकते। ब्रिटेन में हो सकता है ऐसा, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज है नियत पदावधि वाले प्राधिकारी, इन पर प्रसाद का सिद्धांत लागू नहीं होता। मतलब संविधान ने जिनकी पदावधि निश्चित कर दी है कि भैया कोई भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा तो 5 साल के लिए चुना जाएगा, या जब तक 65 साल की आयु का नहीं हो रहा वो इस पद को धारण करेगा। इसको बोलते हैं क्या? नियत पदावधि वाले अधिकारी। तो नियत पदावधि वाले अधिकारी पर प्रसाद का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी पदावधि निश्चित है तो इन पर यह प्रसाद का सिद्धांत लागू नहीं होता, अर्थात ये राष्ट्रपति राज्यपाल के अधीन नहीं होते। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो भारत का सीएजी है उस पर भी प्रसाद का सिद्धांत लागू नहीं होता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस पर भी नहीं होगा। लोक सेवा आयोग और स्टेट पीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी पदावधि भी निश्चित होती है, इसलिए इन पर भी प्रसाद का सिद्धांत लागू नहीं होता। इन दोनों अपवादों के अतिरिक्त एक तीसरा मौलिक अधिकार भी होते हैं जिनके द्वारा लोगों की पद को संरक्षण मिलता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा है। प्रसाद का सिद्धांत लागू तो है भारत में, लेकिन आपको अनुच्छेद 311 भी फॉलो करना पड़ेगा। प्रसाद का सिद्धांत नियत अवधि वाले अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, और फिर इन सब के अतिरिक्त जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भी नियंत्रण करते हैं किसे? मौलिक अधिकार किसे नियंत्रित करते हैं? प्रसाद के सिद्धांत को। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो क्या कहता है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 समान अवसर का अधिकार देता है। तो ये कानून भी लागू होते हैं, इसलिए प्रसाद का सिद्धांत लागू तो है, लेकिन उसे थोपने के पहले आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रसाद के सिद्धांत के प्रयोग को नियंत्रित कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इस सिद्धांत का प्रयोग मनमाने या भेदभावपूर्ण तरीके से भारत में नहीं किया जा सकता। मनमाने या भेदभावपूर्ण तरीके से भारत में प्रसाद का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। जहां जरूरी है वहीं पर लागू होगा, अन्यथा ये लागू नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं लोक सेवकों को क्या क्या संवैधानिक संरक्षण भारत में मिल रहा है। कौन कौन सा संवैधानिक संरक्षण अधिकारियों को भारत में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रावधान कायम है बेटा अनुच्छेद 311 में। तो संविधान का अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उन्हें मनमाने ढंग से पद से ना हटाया जा सके। अब कैसी संवैधानिक सुरक्षा मिलती है, तो इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे का अधिकारी बर्खास्त नहीं कर सकता। मतलब जिस प्राधिकारी ने सिविल सेवकों को नियुक्त किया है उसके ओहदे के नीचे का कोई अधिकारी उनको बर्खास्त नहीं कर सकता। जैसे यूपीएससी में नियुक्ति कौन देते हैं? राष्ट्रपति। स्टेट पीसीएस में नियुक्ति कौन देते हैं? राज्यपाल।
तो यूपीएससी के अधिकारियों को सिर्फ हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। स्टेट पीसीएस के अधिकारी को सिर्फ हटाएंगे कौन? राज्यपाल। ठीक है, उनके नीचे का अधिकारी, जैसे केंद्र में हो गया प्रधानमंत्री, राज्यों में हो गए कौन? मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इन अधिकारियों को उनके पद से नहीं हटा सकते, ये संरक्षण है। ठीक है, तो जिस प्राधिकारी ने लोक सेवकों की नियुक्ति की है उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उसे बर्खास्त, हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता। आ रही है बात समझ में? ये संरक्षण है। दूसरा है जांच और सुनवाई का अवसर। ठीक है, किसी भी लोक सेवक को तब तक बर्खास्त, हटाया, पदावनत नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से अवगत ना करा दिया गया हो। भाई कोई कारण तो होगा ना जिस कारण से तुम किसी व्यक्ति को उसके पद से हटा रहे हो, तो सबसे पहले उसको कारण बताना होगा कि किस कारण से आप उसको पद से हटा रहे हो। दूसरी चीज, उसे सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर ना दिया गया हो, मतलब युक्ति युक्त अवसर देना होगा कि वो सुनवाई कर पाए। अपना उसने कोई सा ऐसा गलत काम किया है तो गलत काम क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, ये बता पाए अपने प्राधिकारी के लिए। ठीक है, तो ये दो प्रकार के संरक्षण मिलते हैं किसे? सिविल सर्वेंट्स को। किस अनुच्छेद के तहत? 311। अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन की, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पहले 2 बार सुनवाई का अवसर दिया जाता था। 42वें संविधान संशोधन होने के पहले कितनी बार सुनवाई का अवसर मिलता था? 2 बार सुनवाई का अवसर दिया जाता था, जब आरोप लगाए जाते थे और जब दंड देने का प्रस्ताव होता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद दूसरी बार सुनवाई का अवसर अनिवार्य नहीं। क्या हुआ था? पहले अगर किसी भी यूपीएससी के कैंडिडेट या स्टेट पीसीएस के कैंडिडेट को हटाया जाता था तो उसको 2 संरक्षण मिलते थे। सबसे पहले तो उसे कारण बताते थे कि क्यों हटा रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, दूसरी चीज रहती थी उसे सुनवाई का 2 बार अवसर दिया जाता था। एक बार वो अपना पक्ष रखता था, दूसरी बार वाद विवाद होता था तो भी वो अपना पक्ष रख सकता था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि अब सुनवाई का अवसर सिर्फ एक बार दिया जाए। ठीक है, जब भी किसी अधिकारी को हटाएंगे तो उसे सुनवाई का अवसर सिर्फ एक बार मिलेगा। फिर जांच से छूट, तो अनुच्छेद 311(2) में कुछ परिस्थितियां दी गई हैं जब जांच आवश्यक नहीं होती। नॉर्मली तो जांच होती है, जो भी आरोप है उनकी जांच की जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब जांच से छूट दी गई है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? यदि अदालत ने आपराधिक आरोप सिद्ध कर दिया हो। भाई अदालत ने उस सिविल सर्वेंट को अपराधी बना दिया तो जांच की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो निर्णय ही दे दिया है किसने? अदालत ने, तो जांच की आवश्यकता नहीं है। यदि प्राधिकारी ने लिखित रूप में कारण दर्ज कर दिए हो कि जांच करना व्यवहारिक नहीं, क्योंकि हटा कौन रहा है? प्राधिकारी जिसने नियुक्त किया था, उसी ने कह दिया कि जांच आवश्यक नहीं है क्योंकि पर्याप्त प्रमाण है, तो फिर जांच नहीं होगी। तीसरा, यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल को ये लगे कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच उचित नहीं है, तो ये 3 परिस्थितियों में बिना जांच के व्यक्ति को हटाया जा सकता है। और अगर इन तीनों में से एक भी परिस्थिति नहीं होगी तो फिर जांच बैठेगी किस पर? अधिकारियों पर। क्लियर है बेटा? अब यहां तक अभी अपन ने कंप्लीट कर लिया क्या? तीनों प्रकार की सेवा। पहली कैटेगरी थी अखिल भारतीय सेवा, दूसरी केंद्रीय सेवा और तीसरी राज्यों के अधीन सेवा। फिर 311 के तहत अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार का संरक्षण भारत में अधिकारियों को मिलता है। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या? लोक सेवा आयोग अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 312 से अनुच्छेद 323 तक इसका उल्लेख मिलता है। भारत के संविधान में लोक सेवकों की नियुक्ति व भर्ती को निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाने हेतु
लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। क्यों गठित हुआ है यूपीएससी? लोक सेवकों की नियुक्ति व भर्ती को निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाने हेतु लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अब यूपीएससी कैसे बना उसका इतिहास तुम पढ़ चुके। ली कमीशन बना था, ली कमीशन की सिफारिश पर गठन हुआ था किसका? यूपीएससी का। पहले अध्यक्ष सरोज बारकर। अब इसके लिए संवैधानिक प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख है। 315 काय का उल्लेख करता है? लोक सेवा आयोग की स्थापना का। अब लोक सेवा आयोग 3 तरीके से काम कर सकता है। इनकी जो पहला तरीका है वो है क्या? संघ सरकार के लिए। तो संघ सरकार के लिए जैसे अभी काम कर रहा है, किस रूप में? यूपीएससी के रूप में। दूसरा कर सकता है प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के रूप में। और तीसरा कर सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों की इच्छा पर संयुक्त लोक सेवा आयोग या ज्वाइंट पीएससी की रूप में भी ये काम कर सकता है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा धांधली देखने को मिली किसी स्टेट पीसीएस में, अब वहाँ के एस्पिरेंट्स ने चिल्लाया कि इसको बंद करो, ठीक है, तो 2 राज्य जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश ने एक संयुक्त ज्ञापन दे दिया कि हम अपने यहाँ के स्टेट पीसीएस को बंद कर रहे हैं और हमारे यहाँ की जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो कौन कराएगी? यूपीएससी। समझ रहे हो बात के लिए? अब परीक्षाएं कौन कराएगी बेटा? यूपीएससी। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परीक्षा होगी जिसको पूरी संचालित करेगी कौन? यूपीएससी। इसका उल्लेख भी किसमें है? अनुच्छेद 315। इसके लिए संबंधित राज्यों की विधानमंडल द्वारा संकल्प पारित होना आवश्यक। किसके द्वारा संकल्प पारित होगा? उस राज्य के विधानमंडल, मतलब विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा ऐसा संकल्प पारित किया जाएगा। तो 315 काय का उल्लेख करता है बेटा? लोक सेवा आयोग की स्थापना का। संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा संकल्प पारित करना आवश्यक होता है। अब संयुक्त कार्य करने की जब स्थिति बनती है, संयुक्त कार्य करना मीन्स दो अलग अलग राज्य हैं लेकिन उनकी जो पीसीएस है वो संयुक्त है, ठीक है। तो किसी राज्यपाल के अनुरोध और राष्ट्रपति की अनुमति से यूपीएससी उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकती है। समझ रहे हो? अब अनुच्छेद 318 में इनकी सेवा शर्तों का उल्लेख है। सेवा शर्त किस प्रकार की? तो यूपीएससी व संयुक्त पीएससी के सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या व सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है, क्योंकि वो कैसी है? सेंट्रलाइज्ड है। राज्य पीएससी के सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या व सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित करता है, क्योंकि ये किसके अधीन है? राज्यों के अधीन है। नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है जैसे किसी को आपने 1 लाख रुपए सैलरी पर नियुक्त किया, ठीक है, तो आप भविष्य में उसकी सैलरी 90,000 नहीं कर सकते। आप बढ़ा सकते हो लेकिन घटा नहीं सकते। इसको कहा जाता है कि कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसका उल्लेख किस में है बेटा? अनुच्छेद 318 में, ठीक है। फिर लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 316 में। अब नियुक्ति, तो यूपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग में नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विशेष शर्त, तो प्रत्येक आयोग के लगभग आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक सेवाएं की। जो यूपीएससी के सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या है कि उन्होंने केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम कितने साल काम किया हो? 10 साल। उनको फिर आयोग का अध्यक्ष व सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। अब कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? यदि अध्यक्ष अपने कार्य का पालन करने में असमर्थ है
या उसका पद रिक्त है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। मतलब वर्तमान अध्यक्ष यदि नहीं है या फिर वो काम नहीं कर रहा तो उस आयोग के जो सदस्य होंगे, सदस्य से ही किसी व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब पदावधि की यदि बात करें तो यूपीएससी और संयुक्त पीएससी की पदावधि होती है 6 वर्ष। मतलब एक सदस्य या अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है, 6 वर्ष के लिए। और अधिकतम आयु कितनी हो, 65 वर्ष। मान लो 6 वर्ष उसको नहीं भी हुए लेकिन उसकी एज कितनी हो गई है, 65 वर्ष, तो फिर वो अपने पद से हट जाएगा। और मान लो उसे त्यागपत्र देना है तो ये त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। अब मान लो राज्य की स्टेट पीसीएस का सदस्य है या फिर अध्यक्ष है, उनकी पदावधि भी कितनी होती है, 6 वर्ष की, लेकिन उनकी अधिकतम आयु कितनी होती है, 62 वर्ष। और ये त्यागपत्र किसे देंगे, राज्यपाल। और चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, एक बार कहना चाहिए अध्यक्ष बनने के बाद उस पद पर पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती। एक बार अध्यक्ष या सदस्य बन गए तो उसी पद पर व्यक्ति फिर से नियुक्त नहीं हो सकता। अब अनुच्छेद 317 क्या कहता है, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने व निलंबित करने के बारे में है। यूपीएससी के जो सदस्य हैं उनको हटाने या निलंबित करने के विषय में प्रावधान किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 317 में। अब हटाने का आधार क्या होता है, तो केवल कदाचार या मिसबिहेवियर के आधार पर ही इनके सदस्य व अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो सिर्फ एक ही आधार होता है और वो आधार क्या है, कदाचार या असमर्थता या मिसबिहेवियर। हटाने का आदेश कौन जारी करेंगे, केवल राष्ट्रपति। प्रक्रिया क्या होती है, तो राष्ट्रपति ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट निर्धारित आरोपों की जांच करता है। सुप्रीम कोर्ट जांच की रिपोर्ट किसे भेजता है, राष्ट्रपति को भेजता है। रिपोर्ट में दोष सिद्ध होने पर ही राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उसके पद से हटा सकते। ठीक है। फिर अगर सस्पेंशन की बात करें तो जांच प्रक्रिया जब तक चल रही, मतलब सुप्रीम कोर्ट जब तक जांच कर रहा है तब तक राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल संबंधित सदस्य अध्यक्ष को सस्पेंड भी कर सकते जब तक कि उस पर जांच चल रही है। ठीक है। इसके लिए प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 317 में। अब कदाचार की परिभाषा क्या है, क्योंकि हटाने का सिर्फ एक ही आधार है और वो क्या है, कदाचार। तो यदि अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से जुड़ता है या उससे लाभ लेता है तो इसे कदाचार माना जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक तो तुम अध्यक्ष हो या फिर तुम सदस्य हो। किसके सदस्य हो, यूपीएससी के भी हो सकते हो तुम, या मतलब स्टेट पीसीएस के भी हो सकते हो, एमपीपीएससी अपन बात कर लें। तो तुम यहाँ पर या तो तुम अध्यक्ष हो सकते हो या फिर तुम हो सकते हो कौन, सदस्य। इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हो। तो इस पद पर विराजमान व्यक्ति कभी भी किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत ही कैसे पद पर हो, उच्च पद तो है लेकिन बहुत संवेदनशील पद है। आपके हाथों में भविष्य के अधिकारियों का भविष्य है। ठीक है। तो तुम इसके अलावा कोई और दूसरा पद धारण नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि इस पद पर भी है और किसी दूसरे पद पर भी जाकर काम करने लगे तो उसको माना जाएगा क्या, कदाचार। ठीक है। और बिना कदाचार के भी हटाया जा सकता है। एक तो तरीका क्या है कि व्यक्ति कदाचार करे तो हटा सकता है, लेकिन बिना कदाचार के भी 3 परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जब यूपीएससी के सदस्य को राष्ट्रपति और स्टेट पीएससी के सदस्य को राज्यपाल हटा सकते हैं, भले वो कदाचार ना किया हो। कदाचार क्या है कि सदस्य या अध्यक्ष रहने के दौरान तुम किसी दूसरे पद पर भी बैठकर काम कर रहे हो, वहां से तुमको पैसा मिल रहा, उस चीज को बोला जाएगा कदाचार।
लेकिन बिना कदाचार के भी 3 स्थितियां ऐसी बनती हैं जब किसी अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है। वो 3 स्थिति कौन सी है? यदि सदस्य दिवालिया घोषित किया गया, सदस्य कैसा घोषित कर दिया गया हो? दिवालिया, मतलब कुछ नहीं बचा, पूरा पैसा खत्म, पूरी जायदाद खत्म उसकी, तो भाई तुमने इन्वेस्टमेंट गलत कर दिया। जब तुम अपने ही भविष्य के बारे में गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो तुम इतने बड़े पद को कैसे संभाल सकते? मतलब जब तुम नियुक्त हुए थे तब तो तुम अच्छे अमीर आदमी थे। अमीर का मतलब वो नहीं कि अंबानी अडानी, इतना हो कि यार जैसे सरकारी अधिकारी रहते वैसे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ 1-2 साल के अंदर कि तुम बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए? इसका मतलब तुमने अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही तरीके से नहीं लिए, क्योंकि तुम खुद के फाइनेंशियल निर्णय सही नहीं ले सकते हो। फाइनेंशियल निर्णय में एक ही सिद्धांत लगता है, जितनी चादर है उतने पैर पसारो, बस खत्म। अब तुम चादर फटके तुम्हारे पैर पहुंच रहे दूसरी दुनिया में, कर्ज पर कर्ज लद रहा है, तो कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी तो बेचना पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब तुम अपने लिए ऐसा निर्णय नहीं ले सकते तो तुम देश के भविष्य के लिए क्या निर्णय लो? इसीलिए जो लोग दिवालिया हो जाते उन्हें पद से हटा दिया जाता। अपने पदीय कर्तव्य से बाहर सवेतन नियोजित स्वीकार कर ले, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समझ गए होगे? एक तो तुम सदस्य व अध्यक्ष बने बैठे हो, इससे बाहर जाकर तुमने किसी प्राइवेट में भी तुम काम कर रहे हो, वहां से भी तुमको वेतन आ रहा है, ठीक है। या फिर सरकार के अधीन ही किसी दूसरे पद को धारण किए हो, वहां से भी तुमको वेतन आ रहा है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति की राय में सदस्य मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, पैरालाइज्ड हो जाए, या फिर मानसिक रूप से कुछ ना कुछ दिक्कत उसको हो जाए, और राष्ट्रपति इस चीज़ का स्वयं संज्ञान ले लें, सुनिश्चित कर दे कि हाँ यार इसको कोई दिक्कत हो गई, तो भी बिना कदाचार के भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 319 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों पर प्रतिषेध लगाता है। जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद को भी धारण किए हुए और किसी दूसरे पद पर भी जा रहे हैं, उसके विषय में है कौन सा? अनुच्छेद 319। जैसे यूपीएससी का जो अध्यक्ष है, सबसे पहले 1 की बात करें अपन, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है ये भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। रिटायर्ड होने के बाद में भी, रिटायर्ड भी हो गया उसके बाद भी ये कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। रिटायर्ड कौन सी एज में हो जाएगा? 65। तो 65 की एज के बाद ये किसी भी प्रकार का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट, हाँ बिल्कुल रहा होगा, लेकिन यहां से रिटायर्ड होने के बाद अध्यक्ष कोई भी पद धारण नहीं करेगा। अब यहां पर आओ, जो स्टेट की पीएससी रहेगी उसका अध्यक्ष, तो वह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टेट की पीएससी का अध्यक्ष रहा है, ठीक है, वो स्टेट की पीएससी का सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन वो यूपीएससी में ट्रांसफर होकर वहां का अध्यक्ष हो सकता है या सदस्य बन सकता है, ठीक है। किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है। जैसे एमपीपीएससी का अध्यक्ष है, वो यहाँ से रिटायर्ड हुआ तो यूपीएससी में जाकर अध्यक्ष भी बन सकता है और सदस्य भी बन सकता है। या फिर किसी दूसरे स्टेट के जो लोक सेवा आयोग रहेगा वहां पर जाकर ये अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई दूसरा पद धारण नहीं कर सकता। समझ गए? फिर यूपीएससी के सदस्य, किसकी बात कर रहे हैं अपन? सदस्य की। यहां पॉइंट 1 में किसकी बात करी थी? यूपीएससी के अध्यक्ष की। अब अपन बात कर रहे हैं यूपीएससी के सदस्य की। तो यूपीएससी के सदस्य उसी आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, फिर से सदस्य नहीं बनेगा, लेकिन यूपीएससी में ही अध्यक्ष बन सकता है। यूपीएससी के सदस्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते, मतलब किसी स्टेट पीएससी में जाकर वहां की अध्यक्षता भी कर सकते।
लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। इसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की यदि बात करें, जैसे एमपीपीएससी है तो एमपीपीएससी के अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी कर रहे हैं? सदस्य की। तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं और सदस्य भी बन सकते हैं। उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। जैसे एमपीपीएससी के जो सदस्य थे वो एमपीपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, या फिर किसी दूसरी राज्य लोक सेवा आयोग में जाकर वहां के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, लेकिन भारत सरकार या राज्य के अधीन कोई पद को धारण नहीं कर सकते। अब इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि राज्यपाल का पद राज्य सरकार के अधीन नियोजन नहीं माना जाता। इसका मतलब क्या है कि यूपीएससी एमपीपीएससी का कोई अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, वो उस राज्य का राज्यपाल बन सकता है, क्योंकि राज्यपाल को क्या नहीं माना जाता है? सरकार के अधीन नियोजन नहीं मानते हैं। नियोजन मतलब जैसे नौकरी को हम क्या बोलते हैं? नियोजन। राज्यपाल का पद नियोजन के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। इसीलिए आयोग के पूर्व अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में इसका वर्णन कर दिया, और केस क्या है? हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलकवाद 1979 का केस था, जिसमें ये कह दिया कि स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का कोई भी अध्यक्ष है या सदस्य है वो भविष्य में राज्यपाल बन सकता है, क्योंकि राज्यपाल के पद को सरकारी नियोजन में गिना नहीं जाता। क्लियर हुआ अच्छे से? अब जो लोक सेवा आयोग है वो कार्य कैसे करता है या उसके कार्य क्या क्या है, तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 320 में। तो सबसे पहला तो बेटा तुम्हें मालूम ही है कि वो परीक्षाएं आयोजित करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग संघ की सेवाओं के लिए और राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं के लिए परीक्षाओं को आयोजित कराता है। कभी कभी संयुक्त भर्ती भी कराता है। तो यदि 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध करें तो यूपीएससी संयुक्त भर्ती की योजना बनाकर उसे लागू कराने में भी सहायता करता है। अभी तुमने पढ़ा था 2 अलग अलग राज्य अपना संयुक्त लोक सेवा आयोग भी गठित कर सकते हैं। फिर बहुत सारे परामर्श दायित्व भी होते हैं यूपीएससी के पास, जैसे भर्ती की पद्धति से संबंधित सभी विषयों पर ये अपनी रिकमेंडेशन देता है किसे? राष्ट्रपति को। नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा में कौन से पेन यूज़ होंगे, कौन से नहीं होंगे, ऑनलाइन पेपर कराना है कि ओएमआर पर पेपर कराना है, इन सब चीज़ों का परामर्श देगा कौन? यूपीएससी। प्रोन्नति और अंतरण, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र के सिद्धांत पर उपयुक्तता। एक व्यक्ति जब यूपीएससी से सिलेक्ट होता है या किसी भी स्टेट पीएससी से सिलेक्ट हो, तो उसका पूरा जीवन जब तक वो नौकरी कर रहा है तब तक गिरवी पड़ा हुआ है आयोग के पास। कहाँ उसको भेजना है, कहाँ से उसका ट्रांसफ़र करना है, कब उसका प्रमोशन होगा, सब कुछ डिसाइड करता है कौन? आयोग। लोक सेवकों से जुड़ी सभी अनुशासनिक विषय, अगर कभी अनुशासनहीनता की कार्रवाई ऐसे अधिकारियों पर हुई तो इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? आयोग। लोक सेवक द्वारा किए गए खर्चे एवं दावे, इस पर भी परामर्श देता है कौन? आयोग। सेवा काल में किसी व्यक्ति को क्षति पर पेंशन अथवा रकम संबंधी प्रश्न, उसकी पेंशन वगैरह सब इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? आयोग। अन्य विषय जिन पर राष्ट्रपति राज्यपाल निर्देश दें, मतलब कोई भी ऐसा विषय जिसको राष्ट्रपति या राज्यपाल आयोग से परामर्श मांगे, वो तमाम सारी चीज़ों का परामर्श देगा किसे? राष्ट्रपति या राज्यपाल को। अब राष्ट्रपति राज्यपाल विनियम बनाकर कुछ विषयों को परामर्श से बाहर कर सकते हैं, जैसे संविधान सभा या संसद विधानमंडल के समक्ष 14 दिन के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स भी राष्ट्रपति जो है या राज्यपाल जो है बना सकते हैं जिनको परामर्श के अधीन नहीं रखा जाएगा। वैसे तो सारे मुद्दों पर परामर्श दे रहा है कौन? आयोग, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ों को उसके परामर्श के दायरे से बाहर भी कर सकते हैं कौन?
राष्ट्रपति या राज्यपाल। फिर अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है बेटा किसे, आयोग के लिए, और इसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 321 में। क्या है, संसद या राज्य विधानमंडल को अतिरिक्त कार्य ने सौंप सकते हैं, किसे, यूपीएससी और स्टेट पीएससी को। जिन कार्यों का संविधान में उल्लेख भी नहीं है ऐसे कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। फिर 323 में बात की गई है वार्षिक प्रतिवेदन की, कि आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपेगा। रिपोर्ट संसद या विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, साल भर की रिपोर्ट आयोग किसे सौंपेगा, यूपीएससी सौंपेगा किसे, राष्ट्रपति को, और स्टेट पीएससी सौंपेगा किसे, राज्यपाल को। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में डिस्कशन के लिए रखवाएगा और राज्यपाल उसे राज्य के विधानमंडल में, विधानसभाओं में उनकी बहस के लिए रखवाएगा। क्लियर है। फिर लोक सेवा आयोग को कुछ स्वतंत्रता भी दी गई है। कैसी, कि निर्नियत पदावधि है, तो अध्यक्ष व सदस्यों का निश्चित अवधि के लिए ही नियुक्त किया जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा, यूपीएससी के सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी अधिक हो, स्टेट पीसीएस के सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी अधिक हो। और हटाने की प्रक्रिया केवल संविधान में वर्णन के आधार पर ही संचालित होगी, तो कोई भी उन्हें कभी भी अपने मन से पद से नहीं हटा सकता। सेवा शर्तों की सुरक्षा भी दी गई है, कि नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों के में कोई प्रतिकूल या अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। अभी बताया था, जैसे 1 लाख की सैलरी पर नियुक्त किया है तो आप 90,000 नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो लेकिन घटा नहीं सकते। वित्तीय स्वतंत्रता, अनुच्छेद 322, तो आयोग का व्यय भारत की या फिर राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होगा। यूपीएससी का जो भी पूरा खर्चा है उसको कौन उठाएगी, केंद्र सरकार। उसका पैसा कहाँ से आएगा, केंद्र की संचित निधि से। और स्टेट पीसीएस का खर्चा राज्य की संचित निधि से। पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध है, अभी आपने देखा था, पूरा पढ़ लिया अपन ने। अध्यक्ष यूपीएससी का है, वो कोई भी पद धारण नहीं कर पाएगा। यूपीएससी का सदस्य है, वो अध्यक्ष बन सकता है यूपीएससी का, और स्टेट पीसीएस में जाकर अध्यक्षता कर सकता है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस का जो अध्यक्ष है वो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है या अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, और अन्य राज्यों में भी जाकर अध्यक्षता कर सकता है। पदावधि समाप्त होने के बाद सदस्य व अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उसी पद पर फिर से नियुक्त नहीं हो सकता जिस पद से वो रिटायर्ड हुआ। सरकारी पद धारण करने पर प्रतिबंध है, अभी आपने देखा है, पद से हटा देते हैं। आप अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के सदस्य हो तो किसी भी अन्य पद को धारण नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया है तो उसको गिना जाएगा किसमें, कदाचार। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज को किसमें शामिल कर दिया है, कदाचार। और कदाचार अगर हुआ है तो फिर आपको पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है बेटा, इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा क्या, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवा।